Okay. Hello, students. Uh, Today we are going to start a new chapter, which is called Geometrical Optics. देखिए बेसिकली ये चैप्टर क्लास 12th का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। ये चैप्टर तो बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अलग पावर होल्ड करता है चैप्टर। तो देखिए, चैप्टर कुछ खास नहीं है। आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और बेसिकली क्या होता था जब मैं कोचिंग में पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन रेजोनेंस, तो पहले आप देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स आता है चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैट्स पहले पढ़ा दिया जाता है, पर हमारे टीचर क्या कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले पढ़ाए थे। रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें। तो आप अगर बेसिक बेसिक करके चलोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है इसमें, आपको करना क्या है कि कॉपी उठाना है और एक पेन लेना है। ठीक है। देखिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अगर धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट करके चलोगे तो आपका चैप्टर ग्राफ्स में आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सही है। तो करना क्या है आपको कि पेन लेना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको लिखते जाना है। ठीक ना। देख, मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। आप मतलब बाय एंड ऑफ द लेक्चर, अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो बाय एंड ऑफ द लेक्चर आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। ठीक है। सीखा है इन द मतलब आपको अगर फिजिक्स में क्वेश्चन करने आ गया तो फिर मजा आ जाएगा। थ्योरी है, थ्योरी पार्ट तो हो जाएगा, पर मेनली आप हम लोग कहाँ फंसते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल सेक्शन में। देखिए, क्लास 10th में आप लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, लाइट चैप्टर का आपको बेसिक इंट्रो मिल गया होगा कि हाँ रिफ्लेक्शन ये होता है, रिफ्रैक्शन ये होता है, ग्लास स्लैब से पास होता है लाइट रे तो ऐसे होता है, उसका बिहेवियर ऐसे होता है। पर देखिए, आप अगर आपको ऑप्टिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको चलना होगा वहाँ न्यूटन के एरा में चलना होगा। ठीक है। देखिए, न्यूटन के एरा में इसलिए चलना होगा क्योंकि वो हिस्ट्री है। आपको हिस्ट्री जानने का हक है। ठीक। कोई भी इंसान है तो उसका हिस्ट्री आपको जानने का हक है। ठीक है। मान के चलो कि सामने वाला इंसान कोई खड़ा है आप पे, तो आप अपर अपर देख के बता पाओगे कि वो इंसान कैसा है। ठीक है। पर उसका हिस्ट्री उसको ही पता होगा। ठीक है ना। पर उस इंसान का आप हिस्ट्री जानने लगोगे तो उसको मतलब आप बहुत कुछ जानने पाओगे उसके बारे में। ठीक ना। वो इंसान का आप जान पाओगे कि लोगों के साथ नेचर कैसा है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसे बात करता है। वो सारा आपको उसका हिस्ट्री पास्ट से पता चलेगा। तो वैसे ही आपका ऑप्टिक्स चैप्टर में है। तो ऑप्टिक्स चैप्टर में आप अगर हिस्ट्री पे जाओगे, न्यूटन के एरा में जाओगे, तो देखिए, जनरली ऑप्टिक्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स, आप अगर लाइट का बात करोगे तो लाइट एक वेव है। ठीक है ना। वेव जनरली दो टाइप के होते हैं। एक आपका वेव होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव वैसे वेव होते हैं जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे होते हैं जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। बेसिकली उसका बेस्ट एग्जांपल है लाइट, और मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड। ओके। तो देखिए, इसका हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूटन के टाइम पे। न्यूटन ने जब स्टडी करा था लाइट पे, तो उन्होंने क्या बोला था कि लाइट इज अ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल वे में ट्रैवल करती है। पार्टिकल वे बोले तो कॉर्पोस्क्यूलर, उन्होंने डिफाइन करा था कि ये कॉर्पोस्क्यूलर पार्टिकल वे में ट्रैवल करती है, पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है। अर्लियर जब फिर बाद में जो फिजिस्ट आए, वैसे टोटली कॉन्सेप्ट गलत था। ठीक है। पर फिर भी अगर आप हिस्ट्री उठाओ किसी का, तो कहीं से कोई चीज शुरू होती है तो उसका एक बेस होता है। अगर मान के चलो आपको घर बनाना है, ठीक है ना, तो घर बनाना है तो आपको बेस उसका देना पड़ेगा, ढांचा देना पड़ेगा। ठीक है। तो न्यूटन ने क्या करा, ढांचा दिया। भले इनका चीजें गलत थी पर यहीं से शुरू तो हुई, कुछ तो शुरू हुआ। ठीक है। अगर मान के चलो हम पुरानी कथा के बारे में बात करें, जैसे महाभारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप महाभारत देखे, उसमें उससे आप आउटकम क्या निकालोगे, आउटकम यही निकालोगे ना कि जो गलत हुई उसको सुधारा जाए।
ये है ना जो उसमें गलत हुई, वो चीज अगर हमको महाभारत लड़ाई नहीं करनी है तो उसको सुधारा जाए, वैसा चीज किया नहीं जाए, रिपीट नहीं किया जाए, फिर क्या ही का मतलब रहेगा हिस्ट्री पढ़ने का। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे था कि ऑप्टिक्स में जो न्यूटन साहब ने बोला, न्यूटन सर ने बोला कि लाइट एक कॉर्पस्कुलर है, बाकायदा वो गलत बोले, गलत था वो, पर वो शुरू था वहां से, उससे चीजें सीखनी थी। बाद में आपके मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बोला कि लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव है। ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे प्रूफ हुआ कि लाइट एक वेव है। बाद में न्यू ये आइंस्टाइन आया आपके, आइंस्टाइन ने तो दोनों पे बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वो लाइट वेव भी है और पार्टिकल पार्टिकल भी है। ठीक है। तो लेकिन हाँ, न्यूटन को इसलिए बोला जाए कि हिस्ट्री में क्योंकि उनका योगदान था, वो इसको शुरुआत की है, ऑप्टिक्स के बारे में लोग जानने का इच्छा रखने लगे। ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट हुआ, तब जाके एंड हुआ कि नहीं, पार्टिकल, अरे लाइट जो है आपका वेव भी है और पार्टिकल भी है, वो दोनों थ्योरी सही था। चलिए ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। तो यहाँ तो हिस्ट्री विस्ट्री था, जो भी था सही था। हम लोग का मेन काम क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना और आगे बढ़ना। ठीक है। देखिए बेसिक इंट्रो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चालू कर रहे हैं, मेरा माई सेल्फ पवन रंजन तिवारी। तो मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्टिक्स आपको अराउंड 8 to 9 लेक्चर्स या मैक्स टू मैक्स 10 लेक्चर में समझ कर दूँ इसका। और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, पढ़ोगे तो आपकी चीजें इजी लगने लगेंगी और क्वेश्चन होने लगेंगे, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं इसमें। देखिए ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसपे अपन क्या करते हैं कि लाइट का बिहेवियर और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस पर स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे फिजिक्स में आप बात करोगे कि हाँ, लाइट का बिहेवियर जानना, लाइट का बिहेवियर बेसिकली एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि सपोज करो कि कोई इंसान है, सपोज करो करो कोई क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना। तो क्रिकेट अगर कोई लड़का खेल रहा है तो उसका स्किल कैसा है, उसका कवर ड्राइव कैसा है, ठीक है, वो कैसा हुक शॉट मारता है, तो आप उसके बिहेवियर पे जाते हो। ठीक है, उसका एबिलिटी पे जाते हो। ठीक है। तो लाइट का भी क्या बिहेवियर है, ठीक है, जैसे लाइट डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये सब शो करता है, वो बात की चीजें हैं, पर हाँ लाइट का बिहेवियर जानना कि लाइट बिहेव कैसे करता है। जैसे कोई इंसान है तो उसके सराउंडिंग में उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, वैसे ही लाइट को हम लोग स्टडी करेंगे। और लाइट तो खैर आपको बताया इंट्रो पे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं, वे ट्रैवल करता है, अपने आप ट्रैवल करता है, इसको मेटेरियल मीडियम की कोई नीड नहीं है। ठीक है ना। तो स्टडिंग of optics help us to understand the visible world around us। ठीक है। तो ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसे पढ़ने से क्या हो रहा है, हम लोग जान पा रहे हैं कि वर्ल्ड जो विजिबल है, जो हमें दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है। ठीक है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द विजिबल वर्ल्ड अराउंड अस। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर लाइट नहीं रहे, ठीक है ना, लाइट नहीं रहे तो जाहिर सी बात है हम लोग देख नहीं पाएंगे, दुनिया को देख नहीं पाएंगे। सिंपल, लाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया के देखने में। ओके। नॉलेज ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स नेचुरल फेनोमेना लाइक ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेनबो फॉर्मेशन। ओके। नॉलेज ऑफ लाइट, अगर देखिए आपके पास लाइट, जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ लाइट एक्सप्लेन द नेचुरल फेनोमेना, मतलब आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ब्लू कलर जो होता है स्काई का या जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, पर हाँ नॉलेज ऑफ लाइट क्या होता है कि हमको एक्सप्लेन करता है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई कैसा है और रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स आर यूज्ड टू डिजाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए बेसिकली टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और आई ग्लासेस। तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप आप पढ़ोगे यहाँ पे 12th क्लास में, उसका डेप्थ में पढ़ना है आप लोग को। पर जो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑप्टिक्स पे, उसी पे डिजाइन हुआ है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और आई ग्लासेस, ये सब उसी के बेसिस पे डिजाइन किए गए हैं, उसके प्रिंसिपल पे डिजाइन किए गए हैं। ओके। ठीक है। ऑप्टिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक लेजर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, होलोग्राम्स एंड मेडिकल इमेजिंग। ठीक है। ऑप्टिक्स का हमारा जो, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा यूज है आपका, लेजर बनने में आपका हो गया, ऑप्टिकल फाइबर, होलोग्राम। देखिए बेसिक इंट्रो है, ठीक है, इसमें इंट्रो में आपको दे रहा हूँ किस लिए कि ताकि आप ओवरऑल आइडिया ले सको
सही है। ओवरऑल आइडिया ले सको कि ऑप्टिक्स है क्या, जनरली कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक ना। अब इसमें डेप्थ में नहीं जाने वाला, डेप्थ में आपका सिलेबस में उतना कुछ जानने का फायदा है भी नहीं कि लेजर ऑप्टिकल फाइबर इसमें क्या ही है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। पर हाँ, जो चीज जो भी आपका ऊपर ऊपर चीजें हैं मैं बता दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखिए, यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट हो रही हैं, यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट होगी और आगे बिल्डअप होगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम मतलब आप समझो वैक्यूम क्या होता है। और सपोज करो कि वैक्यूम वो स्पेस होता है जहाँ पे आपका एयर मतलब होगा ही नहीं, एयर वहां पर प्रेजेंस ही नहीं होगा। आप सपोज करो एक रूम ले लो, ठीक है। तो रूम लेके क्या करो, सक्शन पंप से सारा एयर इसमें से आउट कर दो और रूम पूरा पैक्ड होना चाहिए। सपोज करो ग्लास का रूम है, ठीक है, ग्लास का रूम है, सक्शन पंप से सारा एयर आप बाहर फेंक दिए, तो रूम कैसा बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। और वही वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे पावर होगा, यहाँ पे पावर होगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया हूँ कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, विदाउट मीडियम ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड आप मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हो। बस इतना जान जाओ कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड जो इलेक्ट्रिसिटी से निकल रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिक द्वारा जो फील्ड निकल रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तब बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर याद रखो। और मैग्नेटिज्म वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट से जो फील्ड निकलता है, मैग्नेट से अराउंड जो फील्ड क्रिएट करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, ठीक है। इतना याद रखो ऊपर ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट दोनों कैरी करता है, एनर्जी भी मोमेंटम भी। देखो, एक्सप्लेन करने के लिए आप कैसे, या एक्सप्लेन करने के लिए कि आप क्या इसको बोल सकते हो। देखो, लाइट आप सोलर पैनल देखे हो, ठीक है। सोलर पैनल में लाइट आती है, ठीक है ना। तो सोलर पैनल लाइट ऑब्जॉर्व करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है बेसिकली इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि लाइट के पास एनर्जी है, और ठीक है, लाइट के पास मोमेंटम भी है। मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी लाइट अपने अंदर मास भी एक्वायर करता है और वेलोसिटी भी है उसका, तभी तो ट्रैवल कर रहा है। आप देख रहे हो, आप ऊपर से सनलाइट अर्थ तक पहुंच रहा है तो ट्रैवल तो कर रहा है, वेलोसिटी तो है, तो मोमेंटम भी है, ठीक है। वेव रिलेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ पे v क्या होता है, स्पीड। v इज स्पीड, f इज फ्रीक्वेंसी, जो आप पढ़े हो बेसिकली लोअर क्लास में भी आप पढ़े हो फ्रीक्वेंसी क्या है, और वेव लेंथ। वेव का लेंथ इज बेसिकली वेव लेंथ, और वेव लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो वेव रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v इज स्पीड, f इज फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, हर्ट्ज, स्पीड तो आप लोग जान रहे हो, और वेवलेंथ का मीटर और स्टॉम। ओके। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका ऑर्डर या फिर जनरली बेसिकली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो पहला क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर। फर्स्ट हो गया आपका रेडियो वेव, देख रहे हो आप, रेडियो से अपन जाएंगे माइक्रोवेव, फिर आएगा इंफ्रारेड, फिर आएगा विजिबल, विजिबल रेंज जो लाइट होता है वो है, फिर यूवी रेज, ये यूवी रेज हो गया, फिर एक्स रे, और फिर गामा रे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑर्डर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑर्डर मतलब इस ऑर्डर में चलेगी। पहले आ गया रेडियो वेव, फिर आएगा माइक्रोवेव, फिर आएगा इंफ्रारेड, फिर विजिबल, विजिबल रेंज, यूवी रेज, एक्स रे और गामा रे। अब देखिए, अब बात यहाँ पे क्या आएगी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्स रे, गामा रे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हम देख क्या सकते हैं, विजिबल लाइट, जो विजिबल रेंज में आएगा, ये वाला, और इसी पे ऊपर हम लोग को स्टडी करना है। तो विजिबल लाइट वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ये एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो कहाँ कहाँ से रेंज करता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक रेंज है आपका, जो वेवलेंथ रेंज होता है ना, जैसे रेडियो वेव का कम होगा, इसके बाद बढ़ते जाएगा माइक्रोवेव होगा, फिर इंफ्रारेड होगा, वेवलेंथ जैसे बढ़ते जा रहा है आपका, फिर विजिबल रेंज आ जाएगा, फिर यूवी, एक्स रे, गामा, गामा का सबसे ज्यादा है, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका वेव था, उस पर आप स्पेक्ट्रम बना रहे, स्पेक्ट्रम मतलब आगे चलती जा रही हैं चीजें, जैसे यहाँ पे चल रही है रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा रे। विजिबल लाइट वेवलेंथ रेंज क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक चीज समझिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप देखो यहाँ पे, देखो, रिफ्लेक्शन, आप बात करोगे रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन में आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी आपका सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? अब बात करोगे कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन में जनरली मीडियम चेंज होता है, ठीक है, मीडियम चेंज होगी, तो जो सोर्स पे डिपेंड करा वो चेंज नहीं होगा। बेसिकली रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक देखिए यहाँ पे आपने लोअर क्लास में पढ़ा है रिफ्लेक्शन की, लाइट इधर से आएंगी और इधर बेंड करती हैं, आइडल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि टेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होगी? हाँ, यहाँ पे बेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए, सोर्स पे जो डिपेंड करेगा, और जो सोर्स पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे उसका बेंडिंग वेंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। जनरली क्या चेंज होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टिकल कम होगी तो यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा होंगे, क्योंकि डेंसर मीडियम है, तो होगा क्या कि स्पीड और आपका वेवलेंथ तो चेंज करेगा, क्योंकि डिपेंडेंट है वो, मीडियम पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो ना आप, कि यहाँ पे पार्टिकल नजदीक आएंगे तो वेव का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल से आप इतना याद रख सकते हो कि पार्टिकल क्लोज आगे तो टकराने लगेंगे तो वेव मुश्किल से आगे बढ़ेगा यहाँ पे, तो वेव स्पीड क्या हो जाएगा? सॉरी, वेव स्पीड आपका हो जाएगा कम, अगर डेंसर मीडियम है तो, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस से पास करेंगी चीजें, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में अब जाहिर सी बात है, आपका वेव स्पीड चेंज हो गया तो देखिए, इसका रिलेशन डायरेक्ट इससे है, लैम्डा से, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से आप पता कर पाओगे, v है इज इक्वल टू एफ लैम्डा से आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे देखिए, स्पीड अगर आपका चेंज हो रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से, तो लैम्डा भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है कि अगर रिफ्लेक्शन में तो आप सेम मीडियम में रहोगे, ठीक है ना, पर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, चीजें चेंज होने लगती हैं, रिफ्लेक्शन में भी चेंज होगी, पर जाहिर सी बात क्या है कि वो मीडियम चेंज होने के कारण आपका वेव स्पीड और लैम्डा दोनों चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सोर्स डिपेंडेंट है। क्लियर सारे पॉइंट्स यहाँ पे? ओके, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा वो तो सही था कि हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमने लॉ पढ़ दिया, पर उससे अलग क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना? तो उससे अलग क्या पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्शन से अलग, तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, बाकी पुराना भी है पर नया नया आपको सीखने को मिलेगा। देखो, लाइट rays hitting a boundary between two media such as air glass can result in some light returning to the original medium. This phenomenon, देखिए, एक मीडियम है आपका, सपोज करो कि ये एक मीडियम था और एक दूसरा मीडियम था, ठीक है ना? अब मान के चलो कि यहाँ से अगर लाइट गुजर रही है तो टकराने के बाद वापस भी आती है, पर चीजें आपने क्या पढ़ी थी वहां पे 10th क्लास या फिर लोअर क्लासेस में, कि यहाँ पे अगर कोई चीजें आ रही हैं, मतलब लाइट रे आ रहा है, तो अपने पास से डेविएट, मतलब इधर रिफ्लेक्ट कर जाता है, पर चीजें ऐसी नहीं है, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कुछ रिफ्रैक्ट भी करेगा अगर मीडियम दूसरा चेंज हुआ तो, पर कुछ पार्ट ऑफ द लाइट इसका रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइट रेज हीटिंग अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, अगर दो मीडिया के बीच के बाउंड्री पे अगर लाइट हीट कर रही है, एग्जाम्पल एयर और ग्लास है, कैन रिजल्ट इन सम लाइट रिटर्न टू ओरिजिनल मीडियम, कुछ लाइट ओरिजिनल मीडियम पे ही चली जा रही है, जो पिछला मीडियम था उस पे ओरिजिनल मीडियम पे ही चली जा रही है, ठीक है, कुछ इधर भी जाएंगी, जाहिर सी बात है इधर भी जाएंगी, पर ओरिजिनल मीडियम पे भी जा रही है, दिख रहे हो आप, ओरिजिनल मीडियम पे जा रही है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, वो गायब करो तो चीज है,
क्योंकि अब यहाँ पे आपको सीखना है नया न्यू वे में, ठीक ना। तो दो मीडियम के बीच में अगर लाइट आपका ट्रेवल कर रहा है तो कुछ सेम मीडियम में भी जा रहा है, कुछ लाइट रे सेम मीडियम में भी जा रहा है, ये जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो सेम मीडियम में भी जा रहा है, और कुछ दूसरे मीडियम में चल जा रहा है जो रिफ्लेक्शन के कारण बन रहा है, पर यहाँ पे जो सेम मीडियम में जा रहा है वो रिफ्लेक्शन का कारण बनेगा, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको साफ सिंपल में बस समझा रहा हूँ, आप एक डायग्राम से रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करोगे समझ जाओगे, ठीक है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, ये आपका एक मीडियम हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होंगी, आएगी जाएगी। फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया यार, शिट, कोई नहीं, देखो आप समझो, अब भावना को समझो, ठीक है। फिगर तो गलत बनती रहेगी कि मेरे पास अभी राइटिंग पेन है नहीं, तो मैं वही लैपटॉप का जो कर्सर है उसी से काम चला रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये मीडियम है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होंगी, लाइट रेट आएंगी और स्मूथली इधर से जाएंगी, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, एरो ऐसे आएंगी, ठीक है, आएगी और ऐसे जाएगी, ये आएगी और ऐसे जाएगी, आएगी और ऐसे जाएगी। देखिए ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखिए फिगर थोड़ा मोड़ा गलत है पर आप समझोगे तो समझ जाओगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है, ऑकर्स ऑन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, सरफेस स्मूथ होना चाहिए या पॉलिश होना चाहिए, देख रहे हो आप, ये जो सरफेस है आपका, जो सरफेस है आपका ये वाला, ये स्मूथ या पॉलिश होना चाहिए, ये देखो, ये स्मूथ या पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल इंसिडेंट रेज मींस पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो पैरेलल जो इंसिडेंट रे आपका दिख रहा होगा ना यहाँ पे, जितना मैंने लाइट रे इंसिडेंट कराया है सब पैरेलल है, सब पैरेलल है, सारे पैरेलल है, सारे पैरेलल है, दिख रहा है आपको, या समझ आ रहा होगा। produces intense reflected light in a single direction, produces intense reflected light। अब आप देखो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपके सिंगल एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, इधर देखो इधर देखो, ये भी सारे पैरेलल हैं, ये भी सारे पैरेलल हैं, ये भी सोचने की बात है, ये भी सारे पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो एक सिंगल डायरेक्शन में सारे लाइट रेज जा रही हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या करोगे, प्लेन मिरर डेट डिस्प्ले क्लियर इमेज। अब देखो आप प्लेन मिरर ले लो, जैसे आपका रूम होगा, ठीक है, तो आप फेस देखने के लिए वहां पे मिरर रखे ही होंगे, तो आपका मिरर वहां पे क्लियर दिखता है, क्लियर विजिबल होता है, ठीक है। तो क्लियर विजिबल हो रहा है, तो किसका केस है आपका, वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी आप एक डायग्राम से क्लियर समझ जाओगे, देखो एकदम रफ सरफेस होंगी ऐसे। अब लाइट रेस क्या होगा रफ सरफेस पे, एक तो आएंगी और इधर कहीं टेढ़ा मेढ़ा चली जाएंगी, फिर लाइट रे मारो, इधर कैसे जा सकती है, फिर लाइट रे मारो कहीं, सॉरी कोई नहीं, पर समझो आप, ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, देखो हैपेंस ऑन अ रफ सरफेस, सरफेस क्या होंगी, रफ होंगी, जो दिख रहा है आपको, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन वेरियस डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे एक चीज गौर करो, मैंने लाइट रे इंसिडेंट करा और ये इधर आई, ये इधर गई और ये इधर गई और ये इधर आई और ये इधर गई और ये इधर आई और ये इधर गई, ठीक है। आपने क्या देखा, रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन वेरियस डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी कहीं कहीं जा रही हैं, वेरियस डायरेक्शन में चली जा रही हैं, कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं भी चला जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का सोचा था पढ़ने बैठ रहा हूँ, पर चल जा रहा है कहीं कभी खेलने, कभी टीवी देखने, कभी आईपीएल आ जा रहा है, कभी फुटबॉल देखने चला जा रहा है, समझ रहे हो आप, तो डिस्ट्रक्शन है। तो अलाउज विजिबिलिटी फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, ये क्या करेगा विजिबिलिटी, आप समझो कि जो स्कैटर कर रही हैं लाइट रे, जो ये आपका रिफ्लेक्टेड के बाद जो लाइट रे बन रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो क्या करो आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हो। जैसे उसमें क्या था, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था कि आप एक एंगल से ही देख पाओगे, ठीक है, पर उसमें क्या है कि देखो इधर रिफ्लेक्ट कर गई, तो एक एंगल पे आप देखोगे तो इधर आपको दिखेगा, ठीक है, एक है दूसरे एंगल पे देखोगे तो इधर आपको दिखेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से
आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विजिबिलिटी क्या होगा, मल्टीपल एंगल से हो जाएंगे, ओके। enable us to see details on the surface like walls and paper। अब देखो, enable us to see details on the surface like walls and paper। अब क्या करेगा, आपको जो डिटेल होंगी, जो डिटेल देखने को मिलेंगी वॉल और पेपर, इस सब में आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी उसका। ये आपका एक एग्जांपल समझ लो, वॉल हो गया, वॉल तो बेसिकली आप बिना प्लास्टर वाला वॉल देख लो, वो सब रफ होती है, तो वहां पे क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पेपर हो गए, पेपर रफ होंगे तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सब बस इतना सिंपल था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट। देखो, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आप पॉइंट वाइज पकड़ के चलोगे तो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और एक ही चीज है, आप पकड़ के रखोगे सारी चीजें तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, और धीरे धीरे जाके बिल्डअप में आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी होने लगेगा, ठीक है। तो चीजें हार्ड नहीं है, बस पकड़ के चलना है। बस वही होना चाहिए कि अर्जुन का आंख कहाँ था, अर्जुन का निशाना कहाँ था, मछली की आंख पे, बस वही होना चाहिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप सुनते रहो लेक्चर को, नोट्स बनाते चलो। ज्यादा ज्यादा मैं इस पे फोकस नहीं करता क्या लिखाने पे, छोटा छोटा पार्ट है उसको लिखते चलो, बिल्डअप होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन होने लगेंगे, आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। बस जहां मजा आने लगा, आपको फिजिक्स चढ़ गया, जैसे नशा चढ़ता है, आपको फिजिक्स चढ़ जाएगा पूरा, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सॉरी थोड़ा स्लाइड बनाने में कट गया ऊपर, पर कोई नहीं, अब आगे देखो। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप जो टेंथ में पढ़े हो ना, बस वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी है, वही चीज है, बस आप समझो इसको। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। आप देखो, बेसिक चीज है। अब ये जो पॉइंट है ना यार, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, ये जो पॉइंट है, इसमें इसमें समझने में मतलब दिखने में आपको लग रहा होगा, पर है बहुत डेप्थ चीज ये है, बहुत लड़का को इसमें क्लियर होता नहीं है। वो क्या बोल देते हैं कि जहां पे लाई, देखो क्या बोलते हैं लड़के की, मैं दिख नहीं रहा हूँ तो समझाने का प्रयास करूंगा, दिखता सामने तो और बेटर समझ आता आपको, पर समझो कोई नहीं। देखो, जाहिर सी बात है, नॉर्मल हो गया आपका ये, और ये, अब समझो आप, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो समझने का प्रयास करना, देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। देखो, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, ठीक है, लाई इन द सेम प्लेन। अब बहुत सारे लड़के क्या बोलते हैं कि प्लेन ये वाला होगा, ये प्लेन बोल देते हैं, ये वाला, ये टोटली रॉन्ग है, टोटली 100%। प्लेन क्या होगा, प्लेन पीछे वाला होगा। अब अब आप देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसका प्लेन एकदम पीछे बनेगा, पीछे बोले तो आप पीछे, आप हाथ, जो ये होगा ना पंजा, आपका हाथ का पंजा, वो पीछे लगाओगे तब। अब एक एग्जांपल समझो आप, एग्जांपल आप ले लो कि आप एक ये रखे हो, अपना स्मार्टफोन रखना मिरर के आगे, ठीक है ना। तो मिरर के आगे आपका नीचे वाला ठुल्ली होगा कहीं पे, ये स्मार्टफोन के नीचे, नीचे वाला जो आता है एज, ठीक है। तो आपको ये जो मोबाइल फोन का इमेज जो होगा वो कैसे दिखेगा, ये सपाटा पीछे, मतलब पीछे वाला पार्ट ही दिखेगा ना, बेसिकली नीचे वाला पार्ट थोड़ी दिखेगा। तो आपको प्लेन में ही चीजें दिखेंगी ना, तो पीछे वाला पार्ट आपको दिखेगा, तो वो प्लेन होता है। ऐसा समझ में, प्लेन वो होता है, नीचे वाला नहीं। नीचे वाला आपको विजिबल नहीं होगा, नीचे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना यहाँ पे, नीचे वाला वो कहाँ से विजिबल होगा यार, वो तो पीछे वाला विजिबल होगा ना। जो पीछे वाला विजिबल होगा वही होता है प्लेन, ठीक है। प्लेन पे चीजें विजिबल होती हैं, विजिबल नीचे नहीं होंगी, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, ओके, ठीक है। आगे, द प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, साफ साफ मैं हाईलाइट कर रहा था इस पॉइंट को, द प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, यही जो होता है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं पीछे वाला, ठीक ना। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही आप जानते हो, ऐसे आई, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय आर, ओके। तो ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल,
दैट इज आई इज इक्वल टू आर। ये तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं इसको। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। अब स्पेशल केसेस, यहाँ भी स्पेशल केस आपको मिलेगी। ठीक है। स्पेशल केस क्या है यहाँ पे कि नॉर्मल इंसिडेंस लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस आई आर जीरो। देखो सिंपल सा है, कुछ समझना नहीं है। स्पेशल केस में एक नॉर्मल इंसिडेंट आएगा। देखो ये आपको, चलो आगे चल रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल केस में आपका ये आएगा। देखो यहाँ पे ये आपका हो गया सरफेस। ठीक है। अब नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा कि लाइट रे आपने मारा, ठीक है, यहाँ और ऐसे ही ये आपका बनेगा। देखो आपने क्या करा कि इंसिडेंट रे मारा और रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में चला गया, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, जीरो। साफ सिंपल बात है। नॉर्मल ये था, इंसिडेंट रे आपने ऐसे मारा और जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टेड रे ऊपर उठ के चला गया वो, तो एंगल कितना बना आपका, इंसिडेंट रे जीरो और रिफ्लेक्टेड रे जीरो। यही होता है नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल यानी आपने 90 डिग्री पे मार डाला, ठीक है। 90 डिग्री पे आपने क्या करा, इंसिडेंट रे मारा। 90 डिग्री पे आपने क्या करा, इंसिडेंट को मारा, तो ऐसे आया और ऐसे चला गया। यही था नॉर्मल इंसिडेंट। अब एक चीज, द रे रिट्रेसेस इस पार्ट्स, मतलब जो रे जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे चला गया। रिट्रेसेस मतलब वही पे पाथ पे चला गया, ठीक है। रिटर्न्स इन द सेम डायरेक्शन, वही डायरेक्शन पे चला गया। ठीक, यहाँ पे ये देखिए डेविएशन, डेल जो आपको दिखा रहा है ये वाला, ये होता है डेविएशन। अब डेविएशन कितना हुआ, 180 डिग्री। अब एक बात समझो आप एक क्रिकेट बॉल ले लेना, ठीक है। क्रिकेट बॉल लेके जमीन पे पटको उसको, तो जमीन पे पटकोगे तो जहां से आया वहीं से उठा, वो कितना एंगल पे उठ रहा है, 180 पे उठ रहा है। 180 पे आपने देखा है ना कि 180 पे क्या होती है, 180 किसको बोलते हैं, आप ये ले लेना, सॉरी हाँ, 180 पे क्या करोगे कि जहां से आएंगे चीजें वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बॉल आया, जो रिटर्न हुआ वो 180 पे रिटर्न हुआ, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, बॉल वाला तो एग्जाम्पल मैंने दिया, पर समझने के लिए आप 180 का एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो। एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि जैसे आप एंगल बनाते हो ना, ड्रॉ करते हो ना, तो ड्रॉ करने पे क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, ऐसे होता है। देखो आप ड्रॉ करोगे 180, तो यहाँ से उठेंगी, कहीं यहाँ मिल जाएंगी, दिख रहा है ये, हाफ यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, 180। और 360 में क्या होती हैं चीजें, कंप्लीट हो जाती हैं। तो डेविएशन यहाँ पे कितना हो रहा है, 180 का। ओके, होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजिंग इंसिडेंस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो सरफेस ऐसी होगी, थोड़ा सा टिल्ट होगी ऐसे, ठीक। ये सरफेस हो गया आपका, ऐसे ऐसे, ये 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 और ये, ठीक है। लाइटर स्ट्राइक सरफेस टेंजेंशियली। अब यहाँ से लाइटर क्या होती है, टेंजेंशियली मारो। टेंजेंट, टेंजेंट आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, आप पढ़े होंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल का एक पॉइंट टच करता है। यहाँ पे मेरा टच नहीं हुआ, कोई नहीं, और हाँ टच करता है, ठीक ना। ये आपका एक पॉइंट को टच करता है, ठीक। तो लाइटर स्ट्राइक द सरफेस टेंजेंशियली, ये सरफेस था आपका ऐसा थोड़ा सा टिल्ट, और यहाँ पे आपने लाइट मारा और ये टेंजेंशियली पास हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस। ये सरफेस मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट पैरेलल बोलेंगे, ठीक ना। तो ये क्या किया, यहाँ से गया इंसिडेंट रे, और इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, पार कर गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पैरेलल था, पैरेलल नहीं था पर ऑलमोस्ट पैरेलल था। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे चीजों को, तो आई आपका नॉर्मल से 90 पे होगा। क्यों 90 पे होगा, साफ साफ दिखा कि नॉर्मल तो सरफेस के यही ना होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे, दैट इज 90। आई इज इक्वल टू 90, 90, ओके। और आर कितना बन रहा है, ये भी आपका, आर भी आपका 90। आर भी आपका 90। अब इस केस में डेविएशन कितना हुआ, देखिए डेविएशन जीरो भी हो सकता है और 360 भी हो सकता है। अब पता कर पाएंगे कि जीरो और 360 डेविएशन कैसे होगा। डेविएशन मतलब समझना, डेविएट करना, कितना डेविएट हुआ नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच।
कितना डेविएट हुआ, तो इसमें 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, अरे सॉरी 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, ठीक है ना। अरे सिंपल सिंपल है लॉजिक। क्या करोगे, नॉर्मल था, ठीक है, लाइट रे आई इधर से और इधर क्या कर गई, रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि डेविएशन 0 भी हुआ और 90 भी हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक हो जाएगा, साफ सिंपल बात है ना। 0 और 90, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक। अब थोड़ा दिमाग लगा लें इसमें पता करना, पर हाँ मैं इतना बता रहा हूँ कि 0 भी होता है और 360 भी होता है। इसको समझने का प्रयास करोगे तो मजा आएगा, और बाकी का जो भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, सम अप करते हैं इसको इतना ही आज। तो आपका मैं लाइट चैप्टर शुरुआत कर दूंगा। देखो लाइट बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक ना। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, कंपाइल हो गए, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल बनने लगते हैं इसमें, ठीक है। तो शुरुआत से आप पकड़ के रखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और साफ सिंपल बात है, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पकड़ते रखो सारी चीजें, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ा दूंगा, कर दूंगा, छोटी एकदम आराम से पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में क्या ही समझेंगे, पर जो बेसिक बेसिक चीजें होंगी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और वो आपको कंपाइल करके न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको बनने लगेंगी चीजें, और बाकी तो थ्योरी आपका पकड़ में हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको मजा आने लगेगा, आप फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा फिजिक्स में तो आप अपर लेवल में चांद पे पहुंच जाओगे। तो फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं आसपास क्या हो रहा है, आपको किसी से मतलब ही नहीं रहेगा, जब क्वेश्चन होने लगेगा आप अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे फिर, है ना। तो जब इंटरेस्ट आता है तो लोग अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे लेक्चर को, चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, अपलोड करूंगा बहुत जल्द। तो ठीक है, गुड नाइट।